हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश ओझा और द साइंस मास्टर चैनल पे आज क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर लेकर के आप लोग के बीच में मौजूद हूँ। इलेक्ट्रिसिटी जैसा आप लोग जानते हैं इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से कि इलेक्ट्रिसिटी इज द सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन विच आवर मॉडर्न डे एक्टिविटीज़ आर डिपेंडेंट। जितनी भी हमारे आज मॉडर्न डे की एक्टिविटीज़ हैं वो सारी की सारी इस एनर्जी के सोर्स के ऊपर में डिपेंडेंट है, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी कह रहे हैं। आज अगर हम बात करें तो फैक्ट्रीज को चलाने के लिए, घरों में हमारे जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उनको चलाने के लिए, और इतना ये क्लीन सोर्स है एनर्जी का कि इससे हम आजकल देख रहे हैं कि ई रिक्शा भी चल रहे हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी के थोड़े से पास्ट में चलें और इसके बारे में बात करें। अगर इन्वेंशंस की बात करें इलेक्ट्रिसिटी की कि हु इन्वेंटेड द इलेक्ट्रिसिटी, भाई जवाब एकदम बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रिसिटी को किसी ने इन्वेंट किया नहीं। भाई इलेक्ट्रिसिटी प्रेजेंट नेचुरली इन द फॉर्म ऑफ द लाइटनिंग स्ट्राइक्स। जैसे बिजलियां गिरती हैं, बिजली कड़कती है, तो वो उस रूप में नेचुरली हमारे बीच में मौजूद है। लेकिन बात होती है कि आखिर इसको खोजा कैसे गया, इसके बारे में पता कैसे चला। तो ऐसे बहुत सारी कहानियां हैं। अगर हम लोग मिस्र की बात करें, इजिप्ट की बात करें, जो प्री हिस्टोरिक टाइम में अगर हम लोग बात करें अपने इजिप्ट के बारे में, तो वहाँ के लोगों को पता था कि जो इलेक्ट्रिक रे देखा है आपने बायो में, इलेक्ट्रिक रे के बारे में आप पढ़िएगा, क्लास 9th में आप लोग डाइवर्सिटी पढ़ते होंगे, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक रे आता है, फिश की एक कैटेगरी है। तो उस इलेक्ट्रिक रे के पास में इलेक्ट्रिक शॉक्स होते हैं। जब उसे कोई टच करता है तो वो काफ़ी जोर का झटका मारती है। तो वो जो झटके हैं वो बिजली के झटके, उसको सॉकरर ऑफ द नाइल के नाम से भी जाना जाता था। तो लोगों को पता था कि वो बिजली के झटके दे रहा है। ऐसे ही पुरानी कहानियां थी जिनके बारे में लोगों को बहुत सारे इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जानकारी थी। उन्हीं में से आगे चल करके 18th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। सुना है आप लोगों ने नाम बेंजामिन फ्रैंकलिन का? बेंजामिन फ्रैंकलिन का काइट एक्सपेरिमेंट काफ़ी फेमस रहा है। उनका जो काइट एक्सपेरिमेंट है बेंजामिन फ्रैंकलिन का, वो काफ़ी फेमस एक्सपेरिमेंट रहा है। उसमें आपने सुना होगा, एक कहानी है कि वो क्लाउडी डे में जब थंडर स्ट्राइक्स हो रहे थे उस समय उन्होंने पतंग उड़ाई थी और उसको पतले स्ट्रिंग के सहारे एक की उसके साथ में अटैच किया था। जब उन्होंने उसको टच किया तो उस की को टच करने से उनको कुछ झटके महसूस हुए, शॉक्स महसूस हुए। और ये शॉक्स क्या थे? ये वो शॉक थे जो लाइटनिंग होने के समय पे एयर के थ्रू आ करके और उस स्ट्रिंग के थ्रू कंडक्ट होकर के उस मेटेलिक की में पहुंचे थे। तो इलेक्ट्रिसिटी का एक ये भी पैमाना था कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी है क्या जिससे हमें झटके लगते हैं, जिससे हमें शॉक्स लगते हैं। उनकी बड़ी ही क्लियर कॉन्सेप्ट थी कि जो क्लाउड्स होते हैं, आप लोगों ने भी क्लास 8th वगैरह में पढ़ा होगा कि जो क्लाउड्स होते हैं उनके पास में चार्जेस होते हैं। क्लाउड का जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है और जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। जब ये दोनों पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस एक दूसरे के नजदीक में आते हैं तो आप जानते हैं क्या होता है, लाइटनिंग स्ट्राइक होती है, बिजली गिरती है। हम लोग भी अपने घरों में देखते हैं कि जब स्पार्किंग होती है, जब अगर दो वायर्स को, अलग अलग वायर्स को अगर हम लोग प्लग में लगा करके और आपस में चिपकाएं तो क्या होता है, स्पार्क होता है, शॉक होते हैं। तो ये जो स्पार्किंग है या जो शॉक है, ये स्पार्किंग और शॉक ही क्या है, ये इलेक्ट्रिसिटी का पैमाना है कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर के थ्रू। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की बात हो गई। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन की ये बात हुई। ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट थे, जैसे ओटो वॉन ग्यूरिक थे, एलेसेंड्रो वोल्टा थे। एलेसेंड्रो वोल्टा, चलिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जिन्होंने बैटरी की खोज करी, उन्होंने सबसे पहले इसको स्टोर करने की बात करी कि इलेक्ट्रिसिटी को भाई कैसे स्टोर कर सकते हैं, कैसे फ्लो कर सकते हैं। उसके पहले माइकल फेराडे आए। माइकल फेराडे ने बताया कि अगर हम किसी वायर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराएं या किसी मैग्नेट को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कराएं तो वहां पे क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सकती है। तो यहाँ पे एक करंट की परिभाषा हमारे सामने आई, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोगों ने जानना शुरू किया।
यहाँ पे जो क्लाउड्स की हम लोग बात कर रहे थे, ये क्लाउड्स के पास में जो इलेक्ट्रिक चार्जेस थे पॉजिटिव या निगेटिव, वो कैसे थे? वो रुके हुए फॉर्म में थे, वो स्टैटिक थे। यानी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी से माइकल फैराडे तक का जो हमारा सफर था, वहां पे माइकल फैराडे ने हमको ये बात बताई कि आखिर ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कैसे करता है, इसका मूवमेंट कैसे होता है। उसके स्टोर करने के बाद एलेसेंड्रो वोल्टा ने बताई, जिन्होंने सेल का निर्माण किया, बैटरी बनाई, उसमें उन्होंने अल्टरनेट करके एल्यूमिनियम और कॉपर की रॉड को सॉल्ट सॉल्यूशंस में रखा और उससे उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की। तो बहुत सारे कंट्रीब्यूशन हमारे पास्ट में रहे हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान सकते हैं। चलिए अगले अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं सीधे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब बात कर रहे थे, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी के जो चार्जेस होते हैं, ये चार्जेस दो तरीके के होते हैं। एक को कहते हैं पॉजिटिव चार्जेस और एक को कहते हैं निगेटिव चार्जेस। पॉजिटिव चार्जेस एंड निगेटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस के फ्लो करना का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। लोअर क्लासेस में आपने पढ़ा है कि ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, फर्दर इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं हम लोग। एक को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक को कहते हैं हम लोग करेंट इलेक्ट्रिसिटी। क्या कहते हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड करेंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक का मतलब ये होता है स्थिर होना। ये कैसे है? ये स्थिर है। और करेंट यानी फ्लो करना। करंट जो वर्ड आया, वाटर करंट, जैसे पानी की धारा बह रही है, वैसे यहां पे करंट यानी विद्युत धारा की बात कर रहे हैं हम लोग, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने की बात कर रहे हैं। तो ये स्टैटिक चार्जेस कैसे हैं? आप लोगों ने लोअर क्लास में पढ़ा, अगर किसी कंघी को लेकर के अगर हम लोग अपने बालों पे रगड़े या कोई प्लास्टिक से बना हुआ जैसे ये पेन है, इसको अपने बालों पे रगड़े तो ये क्या होते हैं? दे बिकम पॉजिटिवली चार्ज। ये कैसे हो जाते हैं? पॉजिटिवली चार्ज हो जाते हैं। ग्लास रॉड है, ग्लास रॉड को अगर सिल्क के क्लॉथ से अगर हम लोग उसको रब करें तो वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। एबेनॉइट रॉड है, तो एबेनॉइट रॉड को अगर फर से या उलन से अगर हम लोग रगड़ते हैं तो वो नेगेटिवली चार्ज हो जाते हैं। तो दे आर एक्वायरिंग द चार्जेस। अब ये जो चार्जेस वो एक्वायर करते हैं, ये चार्जेस कहीं फ्लो नहीं करते हैं। दीज चार्जेस विल रिमेन ऑन द कॉम्ब। अगर हमने कॉम्ब को रगड़ा है तो ये चार्जेस कहां रहेंगे? कॉम्ब के ऊपर ही रहेंगे। दे आर नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। एक एंड से दूसरे एंड तक जाने वाले नहीं हैं, इसलिए इनको हम लोग क्या कहते हैं? स्टैटिक चार्जेस कहते हैं या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के नाम से इनको जानते हैं। तो ये चार्जेस फ्लो नहीं कर रहे हैं यहां पे, तो स्टैटिक चार्जेस है। अब ये जो चार्जेस हैं, अब इनके पास में किसी अनचार्ज पार्टिकल को अगर लेके आए, जैसे पेपर बीट्स वगैरह हैं, तो ये इनको क्या करते हैं? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास क्या होते हैं? निगेटिवली चार्जेस होते हैं। तो हम अक्सर जानते हैं कि पॉजिटिव अगर चार्जेस हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्जेस हैं, तो इनके बीच में क्या होगा भाई? रिपल्सन होगा। या निगेटिव चार्जेस है तो इनके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। लेकिन पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं तो इनके बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो इस अट्रैक्शन से ही क्या हो रहा है? ये सारे के सारे जो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स थे उनको इस कॉम्ब ने अपनी तरफ क्या कर लिया? अट्रैक्ट कर लिया। तो ये स्टैटिक चार्जेस है। अब करंट की बात करते हैं। तो करंट का डेफिनेशन ही क्या होता है? करंट का डेफिनेशन होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। चार्जेस के फ्लो करने की जो दर होती है उसको हम लोग कहते हैं करंट। यानी I इज इक्वल टू, आई यहां पे क्या डिनोट करता है? I डिनोट कर रहा है करंट को। I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, यानी चार्जेस अपॉन टाइम। यानी हाउ मच अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू a conductor in a unit time is known as current. The amount of charges flow through a conductor in a unit time is known as current, electric current। यहाँ पे चार्जेस की बात हो रही है। कोई भी मेटल अगर हम बात कर रहे हैं, जिस भी मेटल की बात करते हैं, अगर हम लोग किसी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो वहां पे मेटल का नाम आता है। जो मेटल्स होते हैं, द मेटल्स आर नोन एज द गुड कंडक्टर। It means they are conducting the charges from one point to another point। अगर कुछ मेटल्स हैं हमारे पास में, तो अगर इन मेटल्स की अगर हम बात करें तो इनके पास में क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब क्या है? चार्ज पार्टिकल्स हैं।
तो इनके पास में अगर कोई हमारे पास में मान लीजिए एल्यूमिनियम की एक रॉड है, तो एल्यूमिनियम का आप जानते हैं कि एल्यूमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है 283, यानी हर एक के पास में 333 जो है वो क्या है, इनके पास में फ्री चार्जेस हैं। अब ये इलेक्ट्रॉन अपने से तो मूव नहीं करने वाले हैं जब तक इनको कहीं से फोर्स ना मिले। तो इस फोर्स के मिलने से इन इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ये पॉइंट ए से इलेक्ट्रॉन मूव करके कहां चलेंगे, पॉइंट बी तक जाएंगे। अब क्योंकि चार्जेस हैं तो ये चार्जेस फ्लो कर रहे हैं पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में। इसी चार्जेस के फ्लो को हम लोग कहते हैं करंट। नॉर्मली घरों में भी हम देखते हैं कि अगर हमने अपने घरों की जो वायरिंग है अगर उसको किसी इलेक्ट्रिक सप्लाई के साथ में अगर नहीं जोड़ा है तो क्या उसको छूने पे हमें झटके लगेंगे, क्या करंट लगेगा? नहीं लगेगा। लेकिन जब उसको हम लोग कहीं इलेक्ट्रिक सप्लाई से जोड़ करके अगर छुएंगे, ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन अगर हम छुएंगे तो क्या होगा, हमें बहुत तेज झटका लगेगा। यानी चार्जेस क्या हो रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जो कॉन्सेप्ट है फ्लोइंग का, ये शॉकिंग से जुड़ा हुआ है। यहां पे मैंने बात करी आपको क्लाउड्स के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होने की। तो जब क्लाउड्स आपस में मिलते हैं तो दोनों चार्जेस अपोजिट हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, डिस्चार्ज कर रहे हैं। अब ह्यूज अमाउंट में चार्जेस प्रोड्यूस होते हैं यहाँ पे। अब जब ह्यूज अमाउंट में चार्जेस प्रोड्यूस होंगे किसी क्लाउड में तो वो चार्जेस एयर को एक्सपेंड कर देते हैं एंड दे आर गोइंग टुवर्ड्स द ग्राउंड, यानी अर्थ की सरफेस की तरफ आ रहे हैं और अर्थ में आकर के डिपॉजिट हो जाते हैं वो सारे के सारे चार्जेस। इस प्रोसेस को कहते हैं अर्थिंग। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, अर्थिंग कहते हैं। कहीं ना कहीं जब हम छूते हैं, किसी भी चार्ज को छूते हैं और जो हमें झटके लगते हैं तो वी आर गोइंग टू अर्थ द चार्जेस। हम उन चार्जेस को क्या कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग ए मीडियम। ह्यूमन बॉडी इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। The human body is a good conductor of electricity. Then the human body, what are going to do? Human body are going to conduct the charges into the ground. This process is known as the earthing. अब इस प्रोसेस को हमने क्या कहा, अर्थिंग कहा। अब ये जब यहाँ पे इनको सप्लाई मिली, कोई भी पावर मिला, थोड़ा भी फोर्स मिला, तो ये चार्जेस क्या हुए, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करने लगे। और इसी चार्जेस के फ्लो करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग, करंट कहते हैं। ठीक है, तो करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ये एक डेफिनेशन हो जाता है। या दूसरा डेफिनेशन क्या होता है, द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो इन अ यूनिट टाइम। द अमाउंट ऑफ चार्जेस फ्लो थ्रू अ यूनिट टाइम is called current। इसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। तो चार्जेस के एक यूनिट समय में फ्लो करने के प्रोसेस को हम लोग करंट के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे कुछ इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हमारी बात हुई। करंट क्या होते हैं, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। हाँ, तो आपने जाना कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो स्थिर रहती है, जो फ्लो नहीं करती है, ठीक है। और जो करंट एक जगह से दूसरी जगह फ्लो करे उसको हम लोग क्या कहते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी हमारी दो तरीके की हो गई, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा कि आखिर ये चार्जेस आखिर फ्लो कर रहे हैं, तो ये चार्जेस के फ्लो करने का जो वे है, जो तरीका है, वो किस तरीके से है, किस रूप में ये चार्जेस जो है फ्लो करते हैं। तो थोड़ा सा आपके बारे में बात करूं यहाँ पे कि फ्लो ऑफ चार्जेस कैसे हो रहे हैं, करंट कैसे फ्लो कर रहा है। तो देखते हैं, चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। अब यहां पे जैसे चार्जेस की बात कर रहे हैं, हम लोग चार्जेस की बात कर रहे थे। तो चार्जेस अभी हम लोगों ने जाना कि पॉजिटिव चार्जेस। तो पॉजिटिव चार्जेस के रूप में क्या होते हैं, किसी भी एटम के पास प्रोटॉन होते हैं। निगेटिव चार्जेस के रूप में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन तो कभी भी भाई मूव करेंगे नहीं। प्रोटॉन कहां होते हैं, अगर कोई एटम है तो उस एटम के न्यूक्लियस में क्या मौजूद होता है, प्रोटॉन। और इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं, ऑर्बिट में उसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो मूवेबल होते हैं, दे कैन मूव, बट प्रोटॉन इज नॉट मूव। लेकिन हमने क्या बोला है, हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी अगर एक इलेक्ट्रिक सर्किट लेते हैं, हम लोग एक इलेक्ट्रिक सर्किट ले रहे हैं, यहाँ पे एक बल्ब जला रहे हैं, तो करंट कहां से कहां फ्लो करता है, फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव। ये हमारा कॉन्सेप्ट है।
अब ये कॉन्सेप्ट भाई बरसों पुराना है और ये कॉन्सेप्ट ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, जबकि मूव कौन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। तो अभी आगे हम लोग इस चैप्टर में ही, इसी चैप्टर में अभी अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कि करंट का डायरेक्शन क्या होता है। तो फ्लो ऑफ करंट जो होता है वो पॉजिटिव टू निगेटिव टर्मिनल होता है। ये कहां से कहां होता है, पॉजिटिव से निगेटिव टर्मिनल की तरफ होता है और ये पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करते रहते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करते रहते हैं। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है वो कहां से कहां होता है, इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव। ये निगेटिव से पॉजिटिव यानी करंट के डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो जो चार्जेस की बात कर रहे हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 90 कूलम्ब ऑफ निगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 1.6 10 का पावर माइनस 90 कूलम्ब के निगेटिव चार्जेस होते हैं एंड इट इज कंसिडर एज द स्मॉलेस्ट चार्ज। इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मॉलेस्ट चार्ज कहते हैं, इसीलिए इसको 1 यूनिट चार्ज के रूप में भी कंसिडर किया जाता है। सो इट इज कंसिडर एज द 1 यूनिट ऑफ निगेटिव चार्जेस। अब एक इलेक्ट्रॉन के पास में इतने कूलम्ब का चार्ज होता है, तो एक कूलम्ब में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, कितना 1/1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19, इतने हैं। अब ये भाई चलो इसको ऊपर लेके चलते हैं, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10 का पावर 19 अपॉन 1.6, ये कितना होता है, लगभग 6.25 10 का पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। That much of electron connect together to produce the 1 coulomb of charges। एक कूलम्ब चार्ज को प्रोड्यूस करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जब होंगे तब जाकर के वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, एक कूलम्ब का चार्ज प्रोड्यूस करेंगे। तो एक कूलम्ब का चार्ज, तो चार्जेस का यूनिट क्या होता है, चार्जेस के जो यूनिट होते हैं वो क्या होता है, कूलम्ब होता है। कूलम्ब इज द यूनिट ऑफ चार्जेस। जो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं उनका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होते हैं। और एक कूलम्ब में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने होते हैं, 6.25 इंटू 10 का पावर 19 कूलम्ब, 19 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे कूलम्ब की बात हो गई। यहां पे अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बहुत पहले से जानते हैं उसके बारे में, वो है हमारा इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर। इंसुलेटर किसको कहते हैं और कंडक्टर किसे कहते हैं, इसे बोर्ड पे बताने की बहुत आवश्यकता नहीं है। इंसुलेटर क्या होते हैं, द मटेरियल दैट आर नॉट अलाउइंग इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट। वो मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो नहीं करने देते हैं, उनको हम लोग कहते हैं इंसुलेटर। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, बोनॉइट है, ये सारे के सारे कैसे हैं, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स कहलाते हैं। जबकि हम लोग कंडक्टर की बात करें तो कंडक्टर का मतलब ही होता है संचालक, आगे बढ़ाने वाला। तो कंडक्टर मीन्स क्या, द मटेरियल दैट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू इट। ऐसे मटेरियल जो अपने से हो करके इलेक्ट्रिक करंट को पास होने देते हैं उसको हम लोग कहते हैं कंडक्टर। क्या कहते हैं, कंडक्टर कहते हैं। ओके, तो मुझे लग रहा है कि लोअर क्लासेस में आपने इन सारी बातों को पढ़ा होगा। तो अगले टॉपिक की तरफ तुरंत मूव कर जाते हैं हम लोग बिना देर किए। और अगला जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है और उसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। वो है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, चलिए सीधे सीधे टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में। ठीक है, विद्युत विभव, यहाँ पे पोटेंशियल मतलब शक्ति की बात हो रही है, विद्युत की शक्ति की बात हो रही है। और यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर ये है क्या। अगर सीधे सीधे अगर हम इसके डेफिनेशन को लें और तब इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर आप लोग इसको समझ पाएंगे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, the work done is required to move one unit
पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम infinity to a point in electric field, to a point in electric field. अब यहां पे क्या कह रहा है? कह रहा है कि वर्क डन, यानी किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को किसी एक ऐसी जगह से जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, इंफिनिटी है, वहां से उठा करके और एक ऐसी जगह पे ले आना जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है, उस जगह तक पहुंचाने में जो काम किया जाएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. इट इज नोन एज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. लेट्स एक्सप्लेन द टॉपिक. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड and this is a point A in a electric field. This is electric field. इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक पॉइंट है A. अब इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, ये पॉजिटिव चार्ज है, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज को हम कहां से कहां ले आ रहे हैं? फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए पॉइंट A. अच्छा बताइए, इसको ले आने के लिए क्या हम ऐसे ही ले आ सकते हैं क्या? अगर हमें स्कूल जाना हो और हम साइकिल पर बैठ जाएं तो क्या हम स्कूल पहुंच जाएंगे? सवाल का जवाब है कि नहीं पहुंच पाएंगे. क्या करना होगा? हमें साइकिल को चलाना पड़ेगा, यानी साइकिल पे क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा. तो देयर इज सम फोर्स इज रिक्वायर्ड दैट डिस्प्लेस दिस, एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट. डिस्प्लेसमेंट मीन्स charge is moving from the point infinity. This is the point infinity, and this is the point A in an electric field. So there is a displacement from infinity to a point A. तो F into S फोर्स अप्लाई करके और इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं. वो डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? S हो रहा है, और फोर्स कितना लगा रहे हैं? F लगा रहे हैं, और ये क्या होता है? इट इज इक्वल टू W. तो W इज इक्वल टू F इंटू एस, यानी ये वर्क डन है. तो वर्क डन किया हमने, और वर्क डन करके क्या किया? फोर्स लगाया, और फोर्स लगा करके उस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में भेज दिया. तो इसको भेजने में जो काम किया गया वही हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है. द वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव वन यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम ए इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. यहां से उठा करके अब इसको हमने पॉइंट A तक भेज दिया. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. ठीक है, इससे बेहतर और भी अच्छे तरीके से आप इस पॉइंट को, जब आप 12th क्लास में इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तो वहाँ के जो टीचर होंगे वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझाएंगे. यहाँ के लिए बस इसका महत्व इतना ही है कि आप जाने कि आखिर इसका मूवमेंट क्या होता है, कि एक पॉजिटिव चार्ज को हम इन्फिनिटी से उठा करके किसी एक पॉइंट में ले आते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. दूसरा इसी से रिलेटेड हमारा टर्म है, वो है पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस. अब ये पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? इसी टर्म को हम लोग अब यहां पे बात करेंगे. अब ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज, यानी ये पॉइंट A जो है वो क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज हो गया. इसने गेन कर लिया, रिसीव कर लिया चार्जेस को. अब इस पॉइंट A से इन चार्जेस को हमें कहां भेजना है? उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट B तक भेजना है. तो पॉइंट A और पॉइंट B के बीच में चार्जेस के फ्लो करने में जितना काम किया जाएगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे. तो इसका डेफिनेशन क्या हो गया? वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू प्लेस द चार्जेस फ्रॉम पॉइंट A to B in an इलेक्ट्रिक फील्ड. किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम चार्जेस को पॉइंट A से उठा के B तक ले जा रहे हैं तो उसका जो वर्क डन होगा वही हमारा क्या कहलाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस कहलाएगा. कोई एक वायर है हमारा, और इस वायर में एक किनारे पे A है, B है, और यहां से करंट फ्लो करके B तक पहुंच रहा है.
तो इन दोनों के बीच का जो चार्जेस के फ्लो के दौरान जो वर्क डन होगा उसे को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे जानते हैं, हम इसको डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिनोटेड बाई V। V इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहां पे W क्या है, W इज द वर्क डन। W क्या है भाई, वर्क डन है। Q क्या है, चार्जेस है। अल्टीमेटली आखिर फ्लो क्या कर रहा है, चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो चार्जेस को फ्लो करने में जो काम किया जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। दिस इज नोन एज द पोटेंशियल डिफरेंस। डिफाइन करना, और द वर्क डन इज रिक्वायर्ड टू मूव द चार्जेस फ्रॉम ए पॉइंट ए टू पॉइंट बी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। बार बार एक ही चीज को बता रहा हूं मैं। तो ये हमारे चार्जेस हो गए। अगर हम लोग इसको निकालें तो जो पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट होता है वो क्या होता है, वोल्ट होता है। और जो वर्क डन का यूनिट होता है वो क्या होता है, जूल होता है। और चार्जेस का यूनिट क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए, या एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डिफाइन 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे भाई, इसको देख लेंगे। व्हेन 1 जूल ऑफ work done required to move 1 coulomb of charges is called 1 volt। ठीक है, कह रहा है कि जब 1 जूल का काम किया जाता है और उसमें हम 1 कूलम्ब के चार्जेस को फ्लो करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, 1 वोल्ट कहते हैं। या दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्जेस रिक्वायर्ड टू मूव एंड दे हैव अ वर्क डन ऑफ 1 जूल इज नोन एज 1 वोल्ट। तो 1 जूल काम करके हम 1 कूलम्ब के चार्जेस को क्या कर रहे हैं, फ्लो कर रहे हैं। तो वो कितना अमाउंट होता है, 1 वोल्ट का अमाउंट होता है। तो ये हमारा 1 वोल्ट की यहां पे बात हो गई। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि आखिर इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, हाउ डू वी मेजर दिस पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग मेजर करते हैं एक इंस्ट्रूमेंट से, और इस इंस्ट्रूमेंट का नाम है हमारा, जिसका नाम है क्या, वोल्ट मीटर। क्या नाम है, वोल्ट मीटर नाम है इसका, ये वोल्ट मीटर है। ऐसा आपको वोल्ट मीटर देखने को मिलेगा अपने स्कूल में। यहाँ पे कीज होती हैं कनेक्ट करने के लिए, इसमें भी लिखा होता है, स्केल होती है 1 2 3 4 5, और ये पॉइंटर्स लगे रहते हैं। तो इस तरीके का ये पोटेंशियल, ये क्या है, हमारा वोल्ट मीटर है। तो वोल्ट मीटर क्या है, वोल्ट मीटर एन इंस्ट्रूमेंट that measure potential difference। ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है। ये जो वोल्ट मीटर होता है इसके बारे में बात है कि पोटेंशियल, जो कोई भी अगर हमारा एक कोई रेजिस्टेंट वायर है तो इसमें ये बैटरी कनेक्टेड है। एक सिंपल हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट देख रहे हैं, यहाँ पे की ओ नहीं लगाया मैंने, चलो लगा देते हैं, की लगा दिया। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। तो हमेशा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट करते हैं इस वोल्ट मीटर को। तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। तो ये हमेशा पैरेलल कनेक्शन होता है इसका। तो वोल्ट मीटर ऑलवेज कनेक्टेड पैरेलल टू द सर्किट बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। इसको ए और बी के पॉइंट के बीच में डायरेक्टली हम लोग वोल्ट मीटर को लगाते हैं, जैसा इस सर्किट में देखा गया है। और ये जो वोल्ट मीटर होता है ये कैसा होता है, तो वोल्ट मीटर हैज हाई रेजिस्टेंस। इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो कैसा होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस वाली बात थोड़ी सी समझनी पड़ेगी कि आखिर इसका हाई रेजिस्टेंस क्यों होता है। हाई रेजिस्टेंस होने से क्या होगा कि
इन दोनों के बीच में जब करंट का फ्लो होगा तो उस करंट के अमाउंट को यह इफेक्ट नहीं करेगा, इससे प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि इट अलाउ द करंट टू पास थ्रू बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी। तो वोल्ट मीटर आर नॉट गोइंग टू टेक द एनी अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट। यहां पे वोल्ट मीटर का हाई रेजिस्टेंस होने का मतलब है कि वोल्ट मीटर जो है इस सर्किट से आने वाले करंट के अमाउंट को लेगा नहीं, और नहीं लेगा तो जितना अमाउंट आ रहा है वो ए और बी के बीच में जाएगा। ए का सर्टेन अमाउंट है करंट का और बी का कुछ सर्टेन अमाउंट है। अब दोनों पॉइंट्स के बीच में जो डिफरेंस आएगा चार्जेस के फ्लो का, उसको हम लोग को मेजर करना है, और वो कैसे मेजर होगा, इसी वोल्ट मीटर से होगा। अगर ये वोल्ट मीटर मान लीजिए कि अगर कुछ अमाउंट करंट का ले लेता, तो इनके बीच में जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं उनके फ्लो करने पे इसका प्रभाव पड़ेगा, और जब प्रभाव पड़ेगा तो जो एग्जैक्ट अमाउंट हमको चाहिए चार्जेस के फ्लो का वो हम लोग मेजर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे पॉइंट याद रखना है हमेशा कि वोल्ट मीटर क्या है, जो वोल्टेज को मेजर करता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, उसे हम लोग वोल्ट मीटर कहते हैं। इसका कनेक्शन हमेशा कैसा होता है, पैरेलल होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो हमेशा हाई रेजिस्टेंस होता है। तो ये 2-3 बातें हमेशा याद रखेंगे। 1 नंबर के क्वेश्चन अक्सर ही बोर्ड एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं कि इनका रेजिस्टेंस कैसा होता है, कनेक्शन कैसा होता है, या उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताइए। तो यहां तक का आज का टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। अगले टॉपिक में हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस के फ्लो के बारे में जानेंगे और एक सेगमेंट कंप्लीट करेंगे। प्रोबेबली ये आपका टॉपिक जो है कल आपके सामने मौजूद होगा। टिल देन गुड बाय एंड कीप नोट डाउन योर नोट्स। अपने नोट्स आप बनाते रहिए, और तब तक के लिए नमस्कार, बाय।